हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। आज का अपना टॉपिक है भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना। आज हम बात करेंगे विकासशील देशों में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी देश में चाहे वो अर्थव्यवस्था विकासशील है या अविकसित है, बैंकिंग व्यवस्था का पर्याप्त महत्व होता है, समान रूप से महत्व पाया जाता है। और अविकसित देशों का आर्थिक विकास एक अच्छी बैंकिंग व्यवस्था के अभाव में संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार से शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था कार्य करती है। अर्थात बैंकिंग व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के समान होती है। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए, पर्याप्त गतिशीलता प्रदान करने के लिए अच्छी बैंकिंग प्रणाली का होना अनिवार्य है। तो ये क्या कारण है, क्यों आवश्यकता होती है? तो फर्स्ट हम देखते हैं पूंजी निर्माण में सहायक। एक देश में या विकासशील देशों की हम बात करें तो सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था पूंजी निर्माण में सहायक होती है। किस प्रकार से? आप देखिए, विकासशील देशों में एक तरफ तो लोगों की आय कम होती है, आय कम होने के कारण उनकी बचतें कम होती है, और साथ ही कुछ अगर बचतें होती हैं कम मात्रा में भी, तो उन्हें उत्पादक कार्यों में नहीं लगाया जाता, वो बचतें अनुत्पादक कार्यों में प्रयोग कर ली जाती है। लेकिन यदि देश की बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ है, कुशल है, तो वो इन छोटी छोटी बिखरी हुई बचतों को एकत्रित करने में, संग्रह करने में सक्षम रहेगी, और ये सारा जो अनुत्पादक वित्तीय संसाधन है वो उत्पादक कार्यों में लगेंगे, उनसे और पूंजी निर्माण होंगे। जब उत्पादक कार्यों में पूंजी लगाई जाएगी तो उस पूंजी से और ज़्यादा पूंजी का उत्पादन होगा, नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और उनसे फिर से नई आय का सृजन होगा। तो इस प्रकार से विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वित्तीय संसाधनों की, और सुदृढ़ बैंकिंग संस्थाएं या सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था स्वयं अपने देश के वित्तीय संसाधनों को अनुत्पादक कार्यों से उत्पादक कार्यों में गतिशील करके पूंजी निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नवीन उपक्रमों को वित्तीय सहायता। देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू न्यू एंटरप्राइजेस। देखिए, विकसित देशों में तो चूंकि बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ होती है, इसीलिए बैंकिंग संस्थाओं द्वारा वहाँ पर नई संस्थाओं को, जो नई स्थापित इकाइयाँ हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायताएं, तकनीकी सहायताएं प्रदान की जाती है, जिससे उन अर्थव्यवस्थाओं की में गतिशीलता लगातार बनी रहती है और उनमें विकास और तीव्र गति से होता रहता है। लेकिन यही हम अविकसित देशों की बात करें तो अविकसित देशों में बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ नहीं हो यदि, तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि वहाँ पर औद्योगिक विकास की अधिक आवश्यकता है, लेकिन सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के अभाव में इन जो नई स्थापित इकाइयाँ हैं उनकी वित्तीय आवश्यकताएं समय पर पूरी नहीं हो सकती, और ये संस्थाएं या तो स्थापित नहीं होंगी, और अगर स्थापित कर ली जाती है किसी भी प्रकार से, तो उनके सफल होने की संभावनाएं बहुत ही न्यून हो जाती है। तो इस प्रकार से जो नए उपक्रम हैं, जिन्हें नए स्थापित होना है, उन संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन संस्थाओं को विशेष महत्व देकर, देश के नई संस्थाओं को विशेष महत्व देकर वित्तीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाकर देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है, और इस गति की आवश्यकता विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। देखिए, आर्थिक विकास यदि किसी भी देश को करना है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को करना है, तो दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और सामान्य रूप से जो यदि संस्थाएं हैं, अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था करने में सक्षम हो पाती है, और यदि दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो यदि देश की बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ है तो दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगी। देखिए, आप
हमारे देश में कुछ बैंकिंग संस्थाएं इस प्रकार की है जो उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है, जिसमें देखिए आप औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई मुख्य है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी और उसका मुख्य कार्य है उद्योगों के लिए दीर्घकालीन वित्त, बड़े उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं कब हो सकती है उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की, जब बैंकिंग व्यवस्थाएं देश में सुदृढ़ हो, बैंकिंग प्रणाली अच्छी हो। इसी के अंतर्गत आप देखिए, चूंकि औद्योगिक विकास भी तभी संभव है जब उद्योगों में नई तकनीक स्थापित की जाए, और नवीन तकनीक स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में और दीर्घकाल के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। और यदि बैंकिंग प्रणाली अच्छी है तो इस प्रकार की पूंजी उद्योगों को प्रदान की जाएगी और उद्योग अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित कर पाएंगे, नई तकनीक का उपयोग कर पाएंगे, अपने उत्पादन को में वृद्धि कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शाखा बैंकिंग का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ ब्रांच बैंकिंग। देखिए, एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी देश में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बैंकों की विभिन्न शाखाएं स्थापित करना, विभिन्न क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित करना, ऐसे क्षेत्रों में शाखाएं स्थापित करना जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। चूँकि विकासशील देशों की हम बात कर रहे हैं, तो विकासशील देशों में आप देखिए कुछ क्षेत्र अर्थव्यवस्था के ऐसे होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में पिछड़े होते हैं, संपूर्ण जनसंख्या तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच नहीं हो पाती। तो यदि बैंकिंग प्रणाली अच्छी है तो वो इस प्रकार से अपनी नीतियों का निर्माण करेगी कि देश के पिछड़े वर्ग तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो, बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच आसान बन सके और पिछड़ा वर्ग अपनी जमाओं की सुविधा प्राप्त कर सके, ऋण आसानी से प्राप्त करने में सक्षम हो सके। तो ये सब शाखा बैंकिंग के द्वारा ही संभव है। और शाखा बैंकिंग की प्रणाली शाखा बैंकिंग तभी संभव हो सकती है जब बैंकिंग प्रणाली हमारी सुदृढ़ हो। तो इस प्रकार से शाखा बैंकिंग का विस्तार भी सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसकी एक देश विकासशील देशों को अत्यंत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुलभ मुद्रा नीति। सुलभ मुद्रा नीति का तात्पर्य है चीप मनी पॉलिसी। यदि किसी भी विकासशील देश को या अविकसित देश को द्रुत गति से आर्थिक विकास करना है तो उसे पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे ज़्यादा सहयोग करती है सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली। सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली द्वारा सुलभ मुद्रा नीति अपनाकर अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्र को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब वित्तीय बैंकिंग प्रणाली द्वारा परंपरागत प्रणालियों के स्थान पर नवीन वित्तीय प्रणालियां अपनाई जाएगी, नवीन नीतियों द्वारा वित्त की व्यवस्था की जाएगी, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार साख सुविधाएं प्रदान की जाएगी, पिछड़े क्षेत्रों में साख सुविधाएं प्रदान की जाएगी, शाखाओं की स्थापना की जाएगी, तो देश के ओवरऑल आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन लोगों में जिनके पास पैसा नहीं है और वो अपना व्यवसाय स्थापित नहीं कर पाए हैं वित्त के अभाव में, वो सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली से वित्त प्राप्त करके, ऋण प्राप्त करके अपने व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं और देश में उत्पादन कार्य में सहयोग दे सकते हैं, देश में पूंजी निर्माण में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो ये सुलभ मुद्रा नीति यदि किसी देश में अपनानी है तो उसके लिए अच्छी बैंकिंग प्रणाली का होना आवश्यक है, बैंकिंग प्रणाली का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुशल प्रबंध, एफिशिएंट मैनेजमेंट। एक कोई भी प्रणाली हो, कोई भी जिसको हम कह सकते हैं कोई भी संस्था हो, वो तभी सफल होगी जब वहाँ के कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित होंगे। यदि कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं है, अनुशासन में नहीं है, तो किसी भी संस्था की सफलता संदेहास्पद हो जाती है, उसकी सफलता में संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए और आप देखिए कि यदि बैंकिंग संस्थाएं देश के आर्थिक विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, यदि हम ऐसा चाहते हैं तो फिर कर्मचारियों का, जो बैंकिंग संस्थाओं में कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके पूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है और कर्मचारी प्रशिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।
इसके अंतर्गत पर्याप्त व्यवस्थाएं की जानी चाहिए कि समय समय पर नवीन जो जानकारियां हैं वो कर्मचारियों को प्रदान की जाए, नवीन तकनीक से अवगत कराया जाए। नवीन तकनीक को किस प्रकार से कार्य में लेना है, जैसे आप देखिए ऑनलाइन कार्य चल रहा है सभी कुछ, तो किस प्रकार से कौन से ऐप को कार्य लेना है, कंप्यूटर का प्रशिक्षण उन्हें प्रदान किया जाना चाहिए। और ये सारे प्रशिक्षण तभी प्रदान किए जा सकते हैं जब बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हो। यदि बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ है तो वो समय समय पर इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित कर सकती है जिसमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो। तो कुशल प्रबंध तभी संभव है जब देश की बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हो, और कुशल प्रबंध के द्वारा ही इन बैंकिंग संस्थाओं की सफलता सुनिश्चित हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राथमिक क्षेत्रों के लिए साख सुविधाएं, क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स। अल्प विकसित देशों में अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा होता है, और सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो ये प्राथमिक क्षेत्र साख सुविधाओं से वंचित रह जाता है, क्योंकि बैंकिंग संस्थाएं जो है वो परंपरागत क्षेत्रों के अंतर्गत यदि हम देखें तो उद्योग व्यापार आदि को ही साख सुविधाएं प्रदान करती है। ये जो प्राइमरी सेक्टर है, कृषि आदि, इनमें साख सुविधाएं सामान्य रूप से प्रदान नहीं की जाती। तो इस प्रकार से यदि व्यवस्थाएं हैं तो देश में अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्राथमिक संस्थाएं पिछड़ी रह जाएंगी, उनको पर्याप्त मात्रा में साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। लेकिन यदि देश की बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ है तो वो प्राथमिक क्षेत्रों में भी साख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। जैसे कि आप देखिए हमारे देश में नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई है 1982 में, जिसका मुख्य कार्य है, स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है कृषि क्षेत्र में साख सुविधाओं का विस्तार करना, साख सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो इस प्रकार से एक सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली यदि देश में अपनाई है तो उस देश में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में साख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। तो इस प्रकार से विकासशील देशों में सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली अपनाकर प्राथमिक क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, प्राथमिक क्षेत्रों के लिए वित्तीय व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धन प्रेषण की सुविधाएं, रेमिटेंस फैसिलिटीज़। देखिए यदि आर्थिक क्रियाओं में गति प्रदान करनी है तो धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करने की सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, तभी आर्थिक क्रियाएं अच्छे से सुचारू रूप से संचालित हो पाएंगी। और इस धन प्रेषण की सुविधाएं कब हो पाती हैं आसान? जब देश में बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ हो। यदि देश में बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ है तो वो इस प्रकार की नीतियां अपनाती है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन का प्रेषण आसानी से सुविधापूर्वक किया जा सके। तो इस प्रकार से धन को गतिशील करने के लिए, पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि करने के लिए सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किसी भी विकासशील देश में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों में एक सुदृढ़ और सुसंगठित बैंकिंग प्रणाली का विशेष महत्व होता है, और अल्प विकसित और अविकसित देशों में इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के अभाव में ना तो संतुलित आर्थिक विकास के लक्ष्य को अर्थव्यवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, और ना ही द्रुत गति से आर्थिक विकास की हम कल्पना कर सकते हैं। यदि सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली को अपनाया जाएगा तो देश का द्रुत गति से आर्थिक विकास भी संभव है, और संतुलित आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना भी संभव हो पाएगा। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।